हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे किसी सेल, ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स में जाते हैं। एनर्जी का उनका क्रम पढ़ेंगे। एनर्जी को हम कैसे चूज़ करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे कि कोई सा इलेक्ट्रॉन है जो किस सेल या सबसेल में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हमारे चारों ओर उपस्थित समस्त वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं और पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो सबसे ज़्यादा अवस्था पाई जाती है 99%। उसके बाद है BEC, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। और जब हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की, तो जो मैटर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास सूचना, मतलब हमको जो ज्ञात है 118 एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं। उसमें कुछ नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, जो हमने लैब में बनाए हैं। तो एलिमेंट्स की जब बात होती है तो आज हम एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। जो कोई भी एलिमेंट की हम बात करें बच्चों, उनका जो सूक्ष्म कण होता है, प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। हम कोई भी एलिमेंट लें, एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड और एलिमेंट और कंपाउंड से बनते हैं मिक्सचर। जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है फिक्स होता है, उनका रेशियो हमको फिक्स लेना पड़ता है। और मिक्सचर में एटम एंड कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट रहता है। तो एटम होते हैं परमाणु, हर एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण होता है और परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, अणु बोलते हैं। तो जो एटम है, जब मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, तो एक ही एलिमेंट के जब 2 या 3 या 4 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, एलिमेंट होता है। लेकिन कंपाउंड जो होते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के एटम मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे आप O2 की बात करें, O2 इज अ एटम, है ना। इसका ऑक्सीजन किसमें 2 एटम्स हैं और O2 जो है हमारा मॉलिक्यूल है और ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना और ये हो गया O2। तो इसमें जो एटम है सेम है ना, एक ही एलिमेंट के इसमें हमारे पास परमाणु है। लेकिन जब हम CO2 की बात करें तो किससे किससे बना? कार्बन, 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास इसमें 3 एटम्स हैं। 3 एटम से मिलके जब हम 3 एटम से लेंगे तो हमारे पास 1 CO2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 CO2, लेकिन इसमें 3 एटम है। ये भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करा दूंगी। तो जो एटम होते हैं पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। अब एटम के अंदर क्या होता है? एटम भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके आगे भी मेसॉन, बहुत सारे कण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी जो एटम होता है उसमें सबसे पहले केंद्र में नाभिक होता है, सेंटर में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस नाभिक के एटॉमिक नंबर के हिसाब से विभिन्न सेल में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में, उनको बोलते हैं सेल या कक्षाएं या ऑर्बिट्स। और एक न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, और इसके अंदर जितना भी प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रहता है, साथ में न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, है ना, उनका किसी भी एटम का जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा। और कक्षा के अंदर कक्षक होते हैं, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, यानी सेल के अंदर सब सेल होते हैं। वो सारे मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूँगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, इनका जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है ना, ये एनायंस बनाते हैं। इनमें आवेश जो होता है, चार्ज होता है, वो ऋणात्मक होता है। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, जो पॉजिटिव होता है, धनात्मक आवेश होता है, धनायन बनाते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, इसमें ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, न्यूट्रल आवेश होता है। ये आवेश बच्चों आप लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं। जैसे हम पेन
अपने बालों में रगड़ें और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उठाएं तो आप देखिए इसमें कुछ समय के लिए आ जाता है आवेश और कागज़ के छोटे छोटे कणों को उठा लेता है। आप देखेंगे मोरपंख को जब हम कॉपी के अंदर रखते हैं कुछ समय बाद खोलते हैं तो देखते हैं सारा मोरपंख ऐसे फैल जाता है। होता क्या है, मोरपंख की जो जितनी भी काड़ी रहती है, रगड़ होती है कॉपी के पेजेस के बीच, उसमें एक समान आवेश आ जाते हैं। और हमने पिछली क्लासेस में, छोटे क्लासेस में पढ़ा है, जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट आवेश होते हैं, है ना, अपोजिट चार्ज होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ या दो निगेटिव की, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भगाएंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव निगेटिव या एक निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं और पास लाते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इनका और एग्जाम्पल आप देखोगे मोरपंख के अलावा, जो आपके लोग के घरों में खाद की बोरी होती है उसका आप एक उस चावल की बोरी से प्लास्टिक के रेसे निकाल के उनको ऐसे ऐसे कर लेंगे, या पुरानी स्वेटर के उन लच्छा बना के पूरा ऐसे ऐसे दबाएंगे तो सब ऐसे ऐसे छिदर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। होता क्या है, क्योंकि जब हम उनको ऐसे ऐसे करते हैं, रगड़ बोलते हैं ना, घर्षण होता है, तो उनमें सब में समान आवेश आता है। तो समान आवेश के कारण एक दूसरे को सारे रेसे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, इसीलिए फैल जाते हैं। कुछ नहीं तो आप घर में सरसों दाना लेके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सरसों दाना लिए इनको रगड़िए, प्लेट में छोड़ दीजिए, तो कुछ सरसों दाना प्लेट में चिपके रहते हैं, दूर दूर कर देते हैं। वही रगड़ने से सरसों के दाने सब एक समान है, तो उनमें समान आवेश आता है, समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वही आवेश, और आप पढ़े होंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटम जो होता है, कोई भी परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और हर परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हम परमाणु संख्या पढ़ते हैं जिसको जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का फिक्स होता है। मैंने 1 से 30 आपको याद कराया, जो 118 एलिमेंट है ना। 1 जब हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर पूरा 118 तक गया है, मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, हीलियम में 2 होगी, है ना। उसके बाद हमारे पास आता जाता लिथियम, उसमें 3 होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या से एटॉमिक नंबर निकलता है, परमाणु संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। और ये हम किसको बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो मेनली क्या होता है, ये जो प्रोटॉन की संख्या जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, वही उस एटम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर और बराबर नहीं भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती, मतलब मोर देन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे जब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसलिए एक होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। लेकिन जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसमें न्यूट्रॉन 1 और 2 हो जाते हैं। वो आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, आइसोटोप्स के बारे में तो पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है जो बच्चों किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मान लीजिए प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से हमको बनता है एटॉमिक वेट, है ना, W, जिसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होता है परमाणु भार, कई बार जस्ट डबल होता है, कई बार उससे ज़्यादा होता है। तो हम अगली जब हम ऊंची क्लासेस में जाएंगे तो हमको एटम के परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु भार भी ज्ञात होना चाहिए, जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हमारा काम एटॉमिक नंबर से आसानी से चल जाता है, इसलिए हम अपनी कक्षाओं में एटॉमिक नंबर पर ही ध्यान देंगे, उनको क्रम से करेंगे। और जब हम किसी एटम का एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो उसका भी क्रम होता है बच्चों। जैसे हमने हाइड्रोजन लिखा तो हम बाएं तरफ नीचे तरफ उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर उसका एटॉमिक वेट लिखते हैं। हम हीलियम लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसका एटॉमिक वेट यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक वेट 4 होता है। इसीलिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, हमने क्रम से इसीलिए आपको याद कराया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहली कक्षा सबसे नाभिक के सबसे पास होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं K, पहली कक्षा, दूसरी को L, तीसरी को M, उसके बाद एन सो ऑन आगे बढ़ते जाती है। जैसे जैसे हमारे परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती है तो सेल्स की संख्या या ऑर्बिट्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे इन कक्षाओं में भरेंगे, उनका एक क्रम होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल होता है इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं
कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं इनकी कक्षाओं के चारों, और जब इनको एनर्जी मिलती है, हम बाहर से इनको कोई एनर्जी देते हैं, तो ये एनर्जी पाकर अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसी आधार पर एनायंस बनते हैं, केटायंस बनते हैं, ले लेते हैं तो ऋणात्मक हो जाते हैं, दे देते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। भी आयन कैसे बनते हैं, एक बार आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब इसको एनर्जी मिलती है, और हर इलेक्ट्रॉन ना स्थिर अवस्था में आना जाता है ना, स्टेट पोजीशन चाहता है कि वो एकदम स्थिर हो जाए, तो अपने पास के जो एटम्स होते हैं जो स्थिर अवस्था में होते हैं, अक्री जिनको हम बोलते हैं, उनको पाना चाहता है। तो जैसे हाइड्रोजन के पास होता है हीलियम, तो हीलियम की अवस्था पाना चाहता है। इसके बाद हमारे पास होता है नियॉन 10वें नंबर पर, ये बिल्कुल फुलफिल है, 2 और 8, इसका होता है एटॉमिक नंबर 10। तो इसके आसपास के एलिमेंट नियॉन को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आर्गन, अक्री गैस, इसका होता है 18, तो इसका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, मतलब इस तरीके से भरते थे, पूरे स्टेबल है ना, स्टेबल कंडीशन है। इस अवस्था में जब एटम आ जाती है तो स्टेबल हो जाती है, ना देंगे ना लेंगे, सेटिस्फाइड है, उनको न लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत। तो हर एटम इसी स्टेबल कंडीशन को प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। तो जब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको मैं मिटा दूं, ये नाभिक है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे देता। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आएगा जिसको ज़रूरत है तो दे देगा, और ये कई बार खुद लेता भी है और कई बार ये दे देता है। तो जब ये देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन तो 1 थे और प्रोटॉन इसमें 1 था। जब इसको दे दिया तो प्रोटॉन तो 1 का 1 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें एक क्या हो गया, देने के बाद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो H+ का मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन इसके नाभिक में है। जब हम Na की बात करें तो Na का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 11 है इसका। तो बाहरी कक्षा में हम इसमें एक और यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे 8 रहेगा, है ना, ये यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे 1। तो ये स्टेबल, इसको अगर कंडीशन चाहिए तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे या 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे। तो जब ये 7 लेगा तो हो जाएगा 288, और 1 दे देगा तो हो जाएगा 28। तो स्टेबल कंडीशन में उसको 1 देना ज़्यादा आसान है ना कि 8 लेना, है ना। 8 लेना उसको कठिन पड़ेगा, तो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 चला जाता है तो प्रोटॉन तो 11 के 11 रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10। इसीलिए जब सोडियम हमने Na+ लिखा है, इसका मतलब है ये कैटायन बन गया है। इसमें प्रोटॉन जो हमारा 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, और चूंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए एक पॉजिटिव। अगर 2 देगा, जैसे मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम 12वें नंबर पे होता है, 2, 8 और 2। ये क्रम मैं भी बताऊंगी कैसे आ रहा है। ये जो 2 है ये 2 दे देगा और ये बना लेंगे Mg++। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन 12 है, 8 2 10 2 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 और 2 10 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कैटायन बना लिया। एल्युमिनियम ट्रिपल होता है, एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो एल्युमिनियम+ हो जाता है। ये भी मैंने कैसे इससे हमने अणुसूत्र बनाते हैं, केमिकल फार्मूला मैंने कैटायन एनायन बहुत सारे बताए हैं। बस ये मैं आज ये बताऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कैसे एनर्जी से आती है। तो एनर्जी जब इनको मिलती है अपनी कक्षाओं को छोड़कर चले जाते हैं किसी ऐसे, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आएगा तो ये क्लोराइड जो होता है इसको क्लोरीन, है ना, ये क्या होता है 2 8 7 17 होता है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करेगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा, ये सोडियम से दोस्ती करेगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आराम से, है ना। तो HCl बन जाता, पढ़े हो हाइड्रोक्लोरिक NaCl, सोडियम क्लोराइड या पढ़े हो, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड्स आसानी से बन गए। ये 1 दे रहा है, ये 1 ले रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है। तो ऐसे लोगों के बीच बहुत आसानी से दोस्ती होती है। ये बात थी कैटायन एनायन की। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर बताने का मतलब ये कि कंटिन्यूस चक्कर लगाते हैं, जब इनको एनर्जी मिलती है तो अपना ऑर्बिटल छोड़ के अगले ऑर्बिटल में या बाहर भी चले जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है कैसे हम निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कैसे इलेक्ट्रॉन किसी सेल या सब सेल में जाएंगे उसका रूल होता है। तो पहला जो रूल है, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का पहला रूल है, जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 2n² के क्रम में भरते हैं, पहला रूल। तो 2n² का मतलब क्या होता है, n मतलब होता है सेल्स की संख्या। यदि हम n बराबर 1 लें तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या बनेगा 2 1 1 जा 1
तो यहाँ पे 2 में 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो पहली जो सेल होगी उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर n बराबर है 1 तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम ले n बराबर 2, ठीक है, अब हम लेते हैं n बराबर 2, ये कैसे बनेगा 2 और 2 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जब 4, ये हो जाएगा 8। मतलब यदि हम n बराबर 2 लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 8। जो अभी मैंने बताया था, पहले जो सेल होगी कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जिसकी अगली कक्षा होगी दूसरी कक्षा होगा 8। n क्या है, ऑर्बिट्स की संख्या है ना, ऑर्बिट्स मतलब कक्षा की संख्या, नाभिक के बाद ये जो कक्षाएं हम बनाते हैं उनकी संख्या। जब n1 होगा तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, n2 होगा तो दूसरे सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम n बराबर 3 लें तो क्या होगा, मतलब तीसरी कक्षा लें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 3 का पावर ना, 3 में 2, 3 का 9 कितने 18, 3 3 9 9 2 18। तो जब n बराबर हमारा 3 होता है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 18, मतलब हमारे तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब हम n बराबर 4 लें तो क्या होगा, हम इसी तरीके से बढ़ाते सकते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। 4 4 जब 16 16 2 जब 32, तो हमारे चौथे जो सेल होगी उसमें 32 होता है मैक्सिमम। तो 2 8 18 है ना, 2 8 18 32, इस तरीके से जो सेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में 18, 18 के बाद फोर्थ सेल में 32। लेकिन एक रूल और कहता है, इसीलिए दूसरा रूल मैं बताती हूँ। पहला रूल है 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। दूसरा रूल कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में, है ना, कोई भी हम एटम लेते हैं, है ना, तो कोई भी एलिमेंट का एटम लेते हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और मैक्सिमम 8। रह सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8। जब मान लीजिए हमने सेकेंड सेल की बात करी, पहले में 2 हो गया, दूसरी सेल 8, अगर 9 में इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इसको छोड़ के तीसरे में भरने लगेगा, इसमें नहीं भरेगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। मान लीजिए हम 19 जिसका है पोटेशियम, जिसको हम बोलते हैं कैरियर, 19 वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8, हम जानते हैं अगले में 18 आता है, तो 8 2 10 हम भर सकते हैं। तो 8 2 10 के बाद हम यहाँ 9 कर सकते हैं तीसरी सेल में, लेकिन ऐसा नहीं होता, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता 8, उसके बाद फोर्थ सेल में 1, ठीक है, इसमें भी 2 होने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे। तो एनर्जी लेवल इसका तीसरा रूल क्या बोलता है मैं बताती हूँ, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, देखिए ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 होने के बाद अगली चौथी सेल स्टार्ट हो गई पोटेशियम के लिए, जबकि आराम से हमने पढ़ा था तीसरी सेल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो आराम से यहाँ पे 18 आना चाहिए, मतलब 9 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं आता। ये मैं आगे बताऊंगी। सेल के अंदर सब सेल क्वांटम नंबर के आधार पर सेल की एनर्जी अलग हो जाती है, सब सेल के सब सेल्स की, ये मैं भी आगे और बताती हूँ। तीसरा रूल जो होता है ये तो आप समझिए होंगे कि n के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी सेल्स की संख्या होती है, n बढ़ते जाता है तो सेल्स की संख्या उनके आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तीसरा रूल कहता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल होती हैं, और वो जो सब सेल जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं ना, ये ऑर्बिट है, उसके ऑर्बिटल्स, उनको हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर सब सेल होते हैं, तो जो सब सेल होते हैं S, उनका नाम होता है P D 4, इसके आगे हम स्वान, जैसे KLMN बढ़ते जाता है ऐसे A और बढ़ते जाते हैं। तो जब हम N1 लेंगे, ठीक है, जब हम N1 लेंगे तो 1 के कारण इनमें जो सब सेल होगा सिर्फ S होगा। जब हम n बराबर 2 लेंगे तो इसमें सब सेल भी 2 हो जाएंगे, मतलब S N P हो जाएंगे। जब हम n बराबर 3 लेंगे ना, ऑर्बिट्स या सेल हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो सब सेल है S P N D, इसमें 3 सब सेल होगी तीसरे ऑर्बिट में। जब हम n बराबर 4 लेंगे तो हमारे जो सब सेल होंगे वो भी S P D ऐसे। तो सब सेल्स की संख्या सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। सेल अगर 1 है तो सब सेल भी 1 होगी, सेल 2 है तो सब सेल भी 2 होगी, सेल 3 है तो सब सेल भी 3 होगी, सेल 4 तो सब सेल भी 4 होगी। फर्स्ट होती है S, दूसरी होती P, तीसरी होती P, चौथी होती है। इस तरीके से सेल के अंदर होते हैं सब सेल।
अब जो सब सेल होते हैं तो सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर पी में भरते हैं, फिर डी में भरते हैं, फिर एफ में भरते हैं, और सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो जो चौथा रूल है सेल के बाद सब सेल, तो हम एनर्जी के आधार सबसे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम होता है, हर इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी है ना, स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है, ऐसी अवस्था जो सबसे कम एनर्जी वाली अवस्था को अचीव करना चाहता है। तो हमें एनर्जी लेवल कैसे निकालेंगे? जब हम मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है ना, इसकी सबसे कम ऊर्जा, इसकी उससे ज़्यादा, उसकी उससे ज़्यादा, उसकी उससे ज़्यादा, ऐसी के एल एम एन एंड सो ऑन की बात करें तो के की एनर्जी सबसे कम, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एल की उससे ज़्यादा, ऐसे एनर्जी क्या होती है? बढ़ते क्रम में होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे कम एनर्जी में वाले सेल में भरते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे ही इनका क्रम होता है। तो जो एनर्जी लेवल ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम होता है ऑर्बिटल्स का कैसे पता चलेगा? तो उसका जो रूल होता है n+l से हम निकालते हैं, n+l। तो n क्या है? मुख्य जो हमारा क्वांटम नंबर है, और l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और ये SPTF के लिए l की वैल्यू अलग होती है। मुख्य क्वांटम नंबर मतलब n बराबर हम देखते हैं k के लिए 1 है ना, 2 3 4 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। जब हम 1 की बात करेंगे है ना, 1 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 1s लिखेंगे। जब हमारा n2 हो जाएगा तो हम यहाँ पे 2s लिखेंगे, और यहाँ पे 2p भी आ जाएगा। अगर हमारे पास n3 है तो हम यहाँ पे 3s लिखेंगे और 3p लिखेंगे और 3d लिखेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जाएगा, और साथ में ये भी s पहला वाला भी आएगा, उसके बाद ये, फिर ये दोनों भी आएंगे, उसके बाद ये, मतलब ये इसको जोड़ते हुए बढ़ता जाता है। मतलब ये दूसरे वाले में फर्स्ट s तो रहेगा ही, क्योंकि दो फर्स्ट s मतलब पहली सेल और ये दूसरी सेल। अगर हमारी n क्या है? 2 है, ये क्या है? हमारी n1 है, तो फर्स्ट s आएगा। जब n हमारे पास 3 है तो कैसे लिखेंगे हम इसको? एक भी बता देती हूँ थोड़ा। जब हमारा n3 है तो हमारे पास 3 सेल होती है ना, 3 मतलब 3 सेल, पहली सेल, दूसरी सेल और एक तीसरी सेल। तो पहली सेल में s, दूसरे में s एंड p, और तीसरे में s p एंड d, 3 आएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3s, ठीक है, फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा फर्स्ट s से आएगा, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2s 2p, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3s 3p और 3d। ऐसे फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल होती है, जो सेकेंड सेल उसमें 2 सब सेल होती है सब p, जो तीसरी सेल होती है हमारे पास उसमें 3 सब सेल होती है sp एंड d। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसका एनर्जी लेवल देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जब हम S सब सेल की बात करेंगे तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। तो जब हमको किसी भी सब सेल का ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट S लिखी, 2S लिखी, 2P लिखी, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट S के लिए हम n+n कैसे निकालेंगे? तो n क्या होगा? 1 हो जाएगा। और l कैसे निकालेंगे हम? s के लिए l क्या होता है? 0 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है, l के लिए, क्योंकि s क्या होता है? 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसके लिए फर्स्ट s के लिए। जब हम 2s निकालेंगे तो 2s के लिए कैसे निकालेंगे? n हो जाएगा 2 और s कितना हो जाता है हमारे? s के लिए 0, ये हो जाएगा 2। लेकिन जब हम 2p निकालेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 2 क्रॉस p के लिए 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जब इसको निकालेंगे 2p की हमारी वैल्यू आएगी 3। हम इसी तरीके से 2p के बाद 3s निकालेंगे तो 3s के लिए भी होगी 3, है ना, 3 और s के लिए 0। अब देखिए यहाँ पे चौथा एक अगला रूल, पांचवा क्या होगा? दोनों की वैल्यू 3 3 आ गई, तो आप कैसे डिनोट करोगे कि पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, ये सॉरी ये 2p है और ये 3s। तो किसमें इलेक्ट्रॉन, किसकी एनर्जी कम है? 2p की 3s की एनर्जी जिसकी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा कि 3s में? क्योंकि दोनों के लिए जो n+l की वैल्यू समान आई, तो हम इसमें n को देखते हैं, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो जब n यहाँ पे 2 है और n 3 है, तो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा, इसकी कम, मतलब इसका एनर्जी लेवल कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन 3s में भरने के पहले किस में जाएगा? 2p में, भले उनका जो n+l इक्वल आया। तो जब n+l इक्वल आता है तो हम n की वैल्यू देखते हैं,
जिसकी n की वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाता है, और जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। ये आपको क्रोमियम जब पढ़ोगे, आप कॉपर का पढ़ोगे, और जो 21 से लेके 30 तक उसका मैंने आपको कोड बताया ना, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, फीस मांगे कोविड-19 में क्यों जी ली, जो मैंने पूरे 10 आपको कोड बताए हैं। तो जब आप पढ़ोगे उनको तो उसी में एक पता चलता है, उसमें पहले S में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बाद में D में भरता है, 3D और 4S। उसको मैं अभी शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे उनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भरना अलग क्रम से आते हैं। तो जब हम 3D की बात करेंगे तो 3 हो गया ये, और D के लिए मैंने आपको बताया था S के लिए 0, E के लिए 1 और D के लिए 2, ये 3 हो गया 5। और जब मैं 4S की बात करूँ तो कितना निकलेगा 4, और S के लिए 0, तो 4S का हो गया 4। ये देखो है ना, 3D की एनर्जी लेवल 5 आई, ज़्यादा हो गया 4S की कम। तो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले 4S में जाएंगे, बाद में 3D में, मतलब हमको पहले फर्स्ट S में भरेगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2S 2P में भरेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3S में भरेगा, 3P में भरेगा, और 3 में चूँकि D होता है उसके बाद 4S आता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4S में जाएगा, बाद में 3D में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल, ये हमारा था 4S और ये हमारा था 3D की एनर्जी। तो 4S की एनर्जी 4 आ रही, कम आ रही, 3D की एनर्जी ज़्यादा 5 आ रही, तो 3P को के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं जाके पहले 4S में जाएगा, उसके बाद फिर ये 3D में जाएगा। तो हम इस तरीके से एनर्जी लेवल निकाल के फिर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, हमारी परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, तब हमको दिक्कत होती है। कॉपर है, जिंक है, उस सबको बनाने में यहीं से ये कन्फ्यूजन होता है। फिर 3D के बाद 4P आएगा, 4P के बाद 4D आएगा, फिर 5S आएगा। तो हम सबकी इसी तरीके से एनर्जी निकालते हैं n+n, है ना। पहले तो हम 2n² से देखते हैं, 2n² के बाद हम मिनिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो उसके बाद ही तो चालू होता है कि हम इसमें 2 8 कर लिए आर्गन तक, उसके बाद कैल्शियम, है ना, मतलब पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम जो भी आते हैं, यहाँ ना भर के यहाँ भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी 2 हो सकता है, 2 के बाद फिर इसमें आने लगता है 2 8 9 2, है ना। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो ये जो बनता है इसी n+l को देख के बनता है। तो ये n+l निकालना हमको आना चाहिए। n मुख्य क्वांटम संख्या है और l एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और l के लिए जो सब सेल होती है sp_d_f, और मैंने बताया s, जब हम n की वैल्यू 1 रहेगी तो s 1 रहेगा, n की वैल्यू 2 रहेगी तो मतलब दूसरे सेल में 2 सब सेल होंगे s और p, n की वैल्यू 3 मतलब उस तीसरे सेल में 3 सब सेल होंगे s p and d, और n की वैल्यू अगर 4 है तो वहाँ पे 4 सब सेल होंगे s b p b d b और f b। अब जो s p d f है हम n+l से निकालते हैं उनकी वैल्यू, और जब सेम वैल्यू आती है तो हम n को प्रेफरेंस देते हैं। जिसका n बड़ा होता है उसकी जो एनर्जी लेवल होता है ज़्यादा होता है, और जिसका n कम होता है उसकी एनर्जी लेवल कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में, उसके आधार पर फर्स्ट S 2S 2P 3S 3P, फिर 4S आता है, उसके बाद 3D, उसके बाद 3D के बाद 4P, है ना, 4P के बाद 4D आना चाहिए तो 5S आता है। ये देखिए 4D और 5S को अगर हम देखते हैं तो क्या पहले आएगा, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, हमको यहाँ पे 4S का निकालना है, नहीं 4D और 5S का, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए 4D के लिए 4 और D कितना होता है 0 S P D 2, 4 + 2, और जब हम इसकी 5S की बात करें तो 5 और S के लिए 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। तो एनर्जी लेवल किसकी कम हो गई 5S की, है ना, 4D से। तो 3P, उसके बाद 4S, है ना, 4S के बाद हमारा क्या आता है 4P, 4P के बाद 4D नहीं आएगा, 5S आएगा। हम 4P की निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 और P के लिए कितना होता है 1, इसकी भी 5 आ गई। अब ये दोनों इक्वल हो गए, 4P और 5S में तो मैंने बताया था जिसका n कम, इसका n कम, इसका n ज़्यादा है, तो एनर्जी लेवल इसका कम होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4P में जाएंगे, उसके बाद 5S में। 4D नहीं आ पाएगा, 4P के बाद सीधे 5S आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो बहुत काम आता है हमारे, इसलिए हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा चौथा रूल था कि एनर्जी लेवल हम n+l से निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरते कैसे, इसको भी मैं जो आप बाउ रूल है उसको भी मैं ट्रिक से पूरा आपको बताऊंगी कैसे होता है। अब 5वां रूल कहता है हमारा n+l की बात हो गई, हमारी 2n² की बात हो गई। s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो s जो सब सेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जो P सब सेल होती है उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारी D सब सेल है होती है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो F सब सेल होती है उसमें 14, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? जब हम S सब सेल की बात करते हैं तो ये इस तरीके से बनता है एक बॉक्स, और जब P की बात करते हैं तो ये 3, और जब D की बात करते हैं तो 5, 1 2 3 4 5, और जब F की बात करेंगे तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जैसे हम गांव में बात करें, एक साथ 4 घर, एक जैसे 4 घर, अभी हम इनके अंदर कमरे की बात नहीं कर रहे हैं, एक जैसे हमारे पास 4 घर हैं, राम श्याम सीता गीता का 4 घर, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। अब हम घर के अंदर की बात करेंगे तो इस घर में सिर्फ एक कमरा, छोटा कमरा, जिसमें सिर्फ एक ही बिस्तर लग सकता है, और इस बिस्तर में ऐसे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एक जो सब सेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैंने बताया मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही इसी तरीके से। तो हम बिस्तर में सोने की बात करेंगे, एक का सिर इधर, एक का पैर इधर, तो दूसरा वाला जो सोने आएगा उसका सिर उसके पैर की तरफ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब दूसरा जो घर है श्याम का, उसमें 2 बेड होंगे, एस बेड और पी बेड। एस बेड छोटा होगा, इसमें सिर्फ 2 लोग आएंगे, और पी बेड बड़ा होगा, उसमें 6 लोग आ सकते हैं। पहले ऐसे ऐसे भरेंगे, सबका पूरी ऊपर, है ना, क्लॉकवाइज। और जब अगला व्यक्ति ये तीनों भरने के बाद जब चौथा आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। हम अगले श्याम की बात करें, राम श्याम के सीता की बात करें, तो इस सीता के घर में कितने हो जाएंगे कमरे? 3 कमरे। जब हम सीता की बात कर रहे हैं तो सीता के घर में 3 कमरे ना, सबसे छोटा कमरा, उससे बड़ा कमरा और सबसे बड़ा कमरा। जो छोटा कमरा उसमें 1 बेड 2 व्यक्ति, जो थोड़ा बड़ा कमरा उसमें 3 बेड और 6, है ना, व्यक्ति सो सकते हैं 1 बेड में 2। और जो सबसे बड़ा कमरा सीता के घर में उसमें कितने? 7 बेड हैं, सॉरी 5 बेड हैं, और 1 2 3 4 5 5 बेड, और हर बेड में 2 व्यक्ति, मतलब कितने व्यक्ति हो गए? उसमें 10 व्यक्ति, जो मैंने यहाँ पे बताया डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब मैं सीता के बाद गीता की बात करूँ तो गीता के घर में भी देखिए ये वाला कमरा है छोटा, उससे बड़ा, और एक और कमरा उसके घर में सबसे बड़ा वाला कमरा, जिसमें कितने बेड हैं? 7 बेड, 1 2 3 4 5 6 7, और हर बेड में 2 व्यक्ति सो सकते हैं ना। तो जैसे इसमें मैंने बताया पहले, ये इस तरीके से एक एक व्यक्ति आके भरते हैं, इस रूम में गया तो एक व्यक्ति, फिर अगला ऐसे, फिर अगले रूम में जाएगा तो एक करके ऐसे भरेंगे, उसके बाद अगले व्यक्ति भी 1 बाय 1 ऐसे भरेंगे। फिर जब तीसरे रूम में आएंगे व्यक्ति तो पूरा ऐसे भरेंगे, एक बेड में ऐसे जाके सोएंगे, और आएंगे तो ऐसे सोएंगे उल्टा करके 1 बाय 1 करके, ठीक है। उसके बाद जब गीता के यहाँ जाएंगे तो पहले इस रूम में, आखिरी वाले रूम में, सबसे बड़े रूम में, इस बेड में, फिर इस बेड में, इस बेड में, इस बेड, ऐसे करके पहले एक व्यक्ति एक बेड में जाएंगे। जब ये पूरे 7 बेड भर जाएंगे उसके बाद अगला व्यक्ति आएगा तो वो क्रम से आते जाएंगे और ऐसे बेड में भरते जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे? देखिए 14, 2, और इसमें 6, इसमें हमारे पास 10, इसमें 40 है, देखिए 2 6 10 और 40। और ये सबसे बड़ा घर है गीता का, और उसमें इस तरीके के 4 कमरे हैं। सबसे छोटा घर राम का था, जिसमें सिर्फ 1 कमरा और 1 बेड था। उसके बाद श्याम का घर, जिसमें 2 रूम थे, एक छोटा रूम और एक बड़ा रूम, छोटे रूम में 1 बेड, बड़े रूम में 3 बेड। उसके बाद तीसरा घर जो था सीता का था, उसके घर में 3, ये देखिए वाले 3 रूम थे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा रूम। और जो सबसे आखिरी सबसे बड़ा घर था गीता का, उसके घर में 4 रूम थे। आप इस तरीके से याद करेंगे, इनको रूम बना के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपने गांव का इमेजिनेशन कीजिए, अपने पड़ोसियों का इमेजिनेशन कीजिए, उनके घर का इमेजिनेशन कीजिए कि कैसे उनके घर के रूम हैं और कैसे उनमें बेड हैं, तो आप आसानी से इनको भर सकेंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकेंगे। जब हम इनको 1 से लेके 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन 28 1 28 2 28 3 28 8, फिर 28 1, है ना, फिर 28 2, फिर 28 1 28 2, किस तरीके से ये पूरा हमारे पास जब ये 30 जिंक तक पहुंचेंगे तो SPDF के क्रम में कैसे भरेंगे, मतलब मैं थोड़ा डिटेल करके भी आपको बताऊंगी। S और P
और D और फिर F, मतलब फर्स्ट S, फिर 2S 2P, फिर 3S 3P, फिर 3P के बाद 3D आएगा, फिर 4S आएगा। उसके आगे कैसे सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होंगे उसको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी। ये सब आपबाउ नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उसको आपबाउ की थ्योरी बोलते हैं। हुल्स ने भी उसमें अपना ला दिया था, दोनों का मिलके फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है डिटेल में। और कुछ एक्सेप्शंस उसको छोड़कर आप किसी भी एटम का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। आप n+l से एनर्जी लेवल निकाल के आराम से आप कैसे इलेक्ट्रॉन किस लेवल, किस एनर्जी लेवल में जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लो एनर्जी लेवल को ही पहले फुल करते हैं, उसी सेल सबसेल को, उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आपको आपबा और हुल्स का जो है उसका जो रूल है उसको ट्रिक के माध्यम से उन्होंने जो पूरा बताया, 2 तरीके की ट्रिक आपको बताऊंगी, तो आप बहुत आसानी से उसको रट सकेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड करिए और मेरे जो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं उनके भी ज़रूर अटेंड करिए, उनको भी देखिए, पूरा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई और टॉपिक पे आपको डाउट्स हैं, उसके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, मैं पूरा प्रयास करूँगी। तो इस तरीके से आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।